सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 24 अप्रैल 1973 यानी आज ही के दिन 1973 में केशवानंद भारती केस का फैसला सुनाया गया। वो फैसला भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है और उस दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया कि भारत की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकती है बशर्ते कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। आइए बात करते हैं केशवानंद भारती की केस की, कैसे शुरू हुआ और क्या इसमें डिसीजन आया। केशवानंद भारती केस यूँ देखा जाए तो उसकी शुरुआत एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ से उसका बैकग्राउंड हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देश में सरकार उस समय लैंड रिफॉर्म्स चाहती थी और भारत सरकार लैंड रिफॉर्म्स में जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उनकी ज़मीन को कल्टीवेटर्स को या जो किसान मजदूर उस पर काम करते थे, लैंड टू द टिलर्स ऑफ द सोयल, इस कंसेप्ट के साथ उन्हें देना चाहती थी और उसी हिसाब से लैंड रिफॉर्म्स लॉ शुरू किए गए। लैंड रिफॉर्म्स लॉ शुरू किए गए और वो पटना हाई कोर्ट में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद नेहरू गवर्नमेंट ने पहला जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आई 1951 में। वो भी फिर जो जमींदार थे उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि प्रोविजनल पार्लियामेंट संविधान में चेंज नहीं कर सकती और इस तरह के और भी इश्यूज उसमें थे। उसको जब चैलेंज किया तो शंकरी प्रसाद के नाम से ये केस जाना जाता है। शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट जो है, इवन उस समय प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है। उसके कुछ सालों बाद यानी तकरीबन 15 साल बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से केस हुआ और उसमें भी 5 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने भी जो शंकरी प्रसाद का केस था उसको रीअफर्म किया। लेकिन उसमें 2 जजेस थे, एक जज थे जस्टिस हिदायतुल्लाह। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि संविधान के किसी भी भाग को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है लेकिन फंडामेंटल पार्ट वाले यानी पार्ट 3 को चेंज नहीं कर सकती, दैट इज़ फंडामेंटल इन नेचर और इनवायलेबल इन नेचर। उसके अलावा जस्टिस मुधोलकर उसमें थे, उन्होंने कहा कि देर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी चेंज। तो यानी कि उस एसेंशियल फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आप बाद में जानेंगे, उसको छोड़ करके बाकी सब आप बदल सकते हैं। इस केस के बाद कुछ साल बाद जो है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया। ये सारे केस थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। IC गोलकनाथ के केस में 11 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया कि एक तो ये उसमें ये कहा गया कि अमेंडमेंट जो है ना, अमेंडमेंट इज़ लॉ, और इसी हिसाब से जो अमेंडमेंट जब आप करेंगे तो वो एक तो जुडिशियल रिव्यू के उसमें आएगा, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो IC गोलकनाथ के केस में हुआ वो ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है वो फंडामेंटल इन नेचर है और उसमें पार्लियामेंट कोई बदलाव नहीं कर सकती है। इसमें इशू ये था कि सरकार ने या इनडायरेक्टली कहें तो पार्लियामेंट ने पिछले 17 सालों में राइट टू प्रॉपर्टी को काफ़ी डाइल्यूट किया था, क्योंकि जो सोशल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स सरकार को करने थे उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन कम दिया जाए या ना देना पड़े, उस हिसाब से धीरे धीरे करके जो राइट टू प्रॉपर्टी को काफ़ी डाइल्यूट किया गया अलग अलग पहले, चौथे और 17वें संविधान संशोधन में। तो उसके बाद IC गोलकनाथ में ये कह दिया गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 को यानी कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट को अमेंड करने की पावर नहीं है। उसको देखते हुए उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने उसके बाद संविधान में कुछ बदलाव किए। एक बदलाव हुआ 24वां संविधान संशोधन, उसमें IC गोलकनाथ का जो केस था उसका जो इफेक्ट था उसको ओवरकम करने की कोशिश की गई। उसके बाद 25वां संविधान संशोधन हुआ, 26वां संविधान संशोधन हुआ, 29वां संविधान संशोधन हुआ। तो उस समय केशवानंद भारती जो केरला के एडनीर मठ के महंत थे या हेड थे,
कह सकते हैं, उनका जो एंडीर मठ था उसकी जो लैंड थी उसमें इंक्रोचमेंट सरकार की तरफ से थी कि आपके पास सरप्लस ज़मीन है, ये आपके पास नहीं रह सकती लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। इसमें जब उन्होंने चैलेंज किया आर्टिकल 32 में, तो उन्होंने यानी कि संविधान के 24वें, 25वें, 26वें और 29वें संविधान संशोधन को भी चैलेंज किया उसमें। और जब नाम तो इस केस में ओवरऑल कहते हैं केशवानंद भारती की बात आती है, केशवानंद भारती को इसमें कुछ नहीं मिला। इसमें इनडायरेक्टली जो टसल थी वो थी जुडिशरी की और लेजिस्लेचर की, वेदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। तो इसमें 13 जजों की बेंच उन्होंने केस सुना। इसमें जो केशवानंद भारती की तरफ से नानी भाई पालखीवाला केस रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से HMC रिवाई इस केस में रहे। इस केस का जब डिसीजन आया तो वो 24 अप्रैल 1973 को आया। और ये ऐसा केस था जैसे उसमें 13 जजेस थे, 13 जजेस ने 11 अलग अलग यानी 11 टोटल जजमेंट लिखी और उसमें जो फैसला हुआ वो 7 से हुआ, 7 मेजोरिटी में 6 माइनॉरिटी में। तो 7 जजों ने जो फैसला दिया उसमें मुख्य बातें जो थी वो एक तो ये था कि इसमें केशवानंद भारती का जो केस है इसमें IC गोलकनाथ के केस को ओवररूल कर दिया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि पार्लियामेंट कोई भी चेंज कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया, 25वें संविधान संशोधन को पार्शली वैलिड कहा गया, उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था 25वां जो संविधान संशोधन था उसमें। उसके बाद 26वें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया कि इस संविधान संशोधन के बारे में अप्रोप्रिएट बेंच उसको देखेगी क्योंकि वो प्राइवेट पर्स से संबंधित था। और 29वें संविधान संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा। इस केस से हुआ ये कि इस केस से ना तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बनी ना सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी बनी। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसमें जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलाव नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर समय समय पर हम बताएंगे, कुछ उन्होंने उस समय बताई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि समय समय पर जैसे जैसे केसेस होंगे उस समय बताएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। और बेसिक स्ट्रक्चर आज जो बेसिक स्ट्रक्चर है हो सकता है कल वो बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे। तो इस तरह से इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ। इस केस का एक बार रिव्यू करने की भी कोशिश की गई इमरजेंसी के दौरान, लेकिन वो बेंच 13 जजेस की बेंच केवल 2 दिन बैठी और उसके बाद उस बेंच को डिसॉल्व कर दिया गया। पिछले 47 सालों से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भारत में धीरे धीरे और इवॉल्व हुआ और पिछले आप देखोगे कि 47 साल में एक के बाद एक जैसे जैसे केसेस आए, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें सेकुलरिज्म तो उसी समय भी आ गया था। तो अलग अलग समय पे अलग अलग डेमोक्रेसी के बारे में उस समय कहा गया। तो बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर उसी समय दिए गए, कुछ बाद में भी इवॉल्व हुए। तो इससे ये हुआ कि आगे आने वाले समय के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप जो है चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। उस समय 29वां संविधान संशोधन हुआ था। तो उसके बाद से कितने संविधान संशोधन 47 सालों में हो गए। लेकिन बात यह है कि हर संविधान संशोधन आज के दिन ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट बीइंग द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान संशोधन को देखता है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, प्रोसीजरल एस्पेक्ट सब उसको देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है।